विम्स हॉस्पिटल, विदर्भ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक के हर्निया का एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस कैंप का उद्देश्य है कि लोगों को हर्निया के बारे में पता लगे और हर्निया का इलाज कराने के लिए वो सामने आए। हर्निया एक ऐसी बीमारी है जो वजन उठाने से या बचपने से भी हो सकती है और इसका इलाज सही समय पे नहीं कराने से इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इस कैंप का हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को हर्निया के बारे में पता चले, उसके वेरियस जो अलग अलग प्रकार के उपचार है उस बारे में पता लगे और वो सामने आके इसका इलाज कराए और इससे निजात पाए। इस कैंप में हमने पेशेंट की सुविधा के लिए काफ़ी डिस्काउंट दिया है ताकि उन्हें सर्जरी कराने में कोई असुविधा न हो। सभी से यही गुजारिश है कि वो इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। अगर हमारे शरीर के बाहर कुछ फोड़े फुंसी या घमौरियाँ वगैरह किस्म की बातें होती है तो हम उसको आसानी से पहचान लेते हैं क्योंकि हम उसको देख पा रहे हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ियाँ होती है जिसे हम जल्दी पकड़ नहीं पाते और बहुत लेट स्टेज पे शायद हो सकता है हम कैच करें उसको, और तब ये भी हो सकता है कि काफ़ी लेट हो गया होगा। तो इनमें से एक बीमारी है हर्निया, जो है तो नो कॉमन लेकिन उतना ही घातक भी हो सकता है। और हर्निया क्या है, हर्निया के बारे में, उसके लिए उपाय उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिकॉशंस क्या लेने होंगे, ये सारी बातें आज हम करेंगे। और हमने इसलिए स्टूडियो में आमंत्रित किया डॉक्टर राजेश सिंघानिया सर को। इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर राजेश सिंघानिया ने IGMC से MBBS करने के पश्चात GMC यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन MS किया है। उसके बाद उन्होंने डिप्लोमा इन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी की है। अलावा इसके ये कई सारे फेलोशिप्स इनके साथ एसोसिएटेड है, जैसे FA MS, FA IGES और इस FAIS ये भी है। और इसके अलावा ये शुभम नर्सिंग होम जो काटल रोड स्थित है वहाँ के ये डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट है। इसके भी अलावा ये LIC स्क्वायर स्थित विम्स हॉस्पिटल में मैनेजिंग डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट है और धंतोली स्थित जेन्युइन पैथोलॉजिकल लैब्स के ये डायरेक्टर भी है। बहुत सारे सोशल वर्क में इन्वॉल्व होते ये कई सारे फ्री कैंप्स, जैसे कि हिंगन घाट में उन्होंने एक ही दिन में 60 केसेस पाइल्स ऑपरेशन का किया है इन्होंने सक्सेसफुल, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अलावा इसके RV में भी उन्होंने कुछ 55 केसेस एक ही दिन में सॉल्व किया है और मोर्शी में भी इनके कैंप्स ऑपरेट होते रहते। इसके अलावा लोक बिरादरी प्रकल्प जो डॉक्टर प्रकाश आमटी चलाते हैं उनके साथ भी एसोसिएटेड है और ये वहाँ के पहले लैप्रोस्कोपिक सर्जन कहला सकते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले हिमलकांसा प्लेस पे इन्होंने ये ऑपरेशंस को परफॉर्म किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स में इनके 10 रिसर्च पेपर्स भी है और इसके अलावा कई सारे मेडिकल बॉडीज़ के साथ भी ये एसोसिएटेड है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आप एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हो, एक बेरियाट्रिक सर्जन हो, एक लेज़र सर्जन हो, एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी में आपकी पकड़ है, तो वी रियली विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बट सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ हर्निया। हर्निया जैसे आपने बताया है कि ये शरीर के अंदर या शरीर के बाहर है जी। असली में हर्निया वो होता है जब शरीर के अंदर की चीजें बाहर आने शुरू हो जाती है। क्या वजह क्या हो सकती है सर? वजह इसकी तो बहुत सारी होती है। मैं इसका एक सिंपल उदाहरण देना चाहूँगा कि आप जैसे एक टायर ले लीजिए। हाँ। आपकी जब गाड़ी चलती जाती है टायर घस जाता है तो उसका ट्यूब थोड़ा सा बाहर आने लगता है जी। तो अब इसे आप कहेंगे कि ये ट्यूब का हर्निया हो गया है। हाँ। मतलब उसकी जो परत थी वो टायर था। हाँ। लेकिन अब ट्यूब उसमें से बाहर आने लगा है तो वो ट्यूब का हर्निया होगा। वैसे ही अपने शरीर की एक परत होती है, जैसे चमड़ी होती है, चमड़ी के अंदर मसल्स होते हैं, मसल्स के अंदर एक पेरिटोनियम करके लेयर होता है। ये सब लेयर अपने शरीर के जो अंदरूनी भाग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रहते हैं। जब इस लेयर में कुछ कंजेनिटल या बचपन से डिफेक्ट हो या कुछ उम्र के साथ डिफेक्ट आ जाए हो या फिर किसी ऑपरेशन से कोई डिफेक्ट तैयार हुआ हो या फिर कुछ परत की मसल्स जो है वो कमजोर हो गई हो तो जो शरीर के अंदर की चीजें हैं वो बाहर प्रोट्रूड होने लगती है। तो ये प्रोट्रूजन को अपन ये प्रोट्रूड अगर हो तो ये मसल्स के अंदर ही प्रोट्रूड होता है या ये बाहर भी बाहर निकल जाता है जी। मसल्स के अंदर अगर ये प्रोट्रूड होता है तो ये पता नहीं चलता है। हाँ। ये तो बहुत ही रेयर डायग्नोसिस हो जाएगा। जब ये बाहर आने लगता है तब अपने आप को पता चलता है कि कुछ हो रहा है। और काफी पेनफुल होता है सर?
यूजुअली पहले पेनलेस होता है, हाँ। बाद में पेन धीरे धीरे जैसा वो बड़ा होता है तो होता है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ शरीर में अपने पहले से ही थोड़े कमजोर चीजें होती है, मतलब जी। कमजोर भाग होते हैं। जैसे आप लेंगे कि इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं, जो यूजुअली मेल्स में कॉमन है, जो जांग में हर्निया होता है। हाँ हाँ क्या होता है कि बचपन में जब बच्चा बनता है शरीर के अंदर, तो उसकी जो दोनों टेस्टिस होती है, जो नीचे की दोनों गोलियां होती है, वो पेट में ऊपर की तरफ रहती है, किडनी के पास। जब बच्चा जब पैदा होने का आखिरी का समय आता है, तो ये गोलियां नीचे उतरती है। तो जब ये गोलियां नीचे उतरती है तो वहाँ पे एक होल होता है जिसको हम इंग्वाइनल कैनल बोलते हैं। तो ये इंग्वाइनल कैनल से ये टेस्टिस बाहर आती है। तो ये जो होल होता है यूजुअली यंग में, या ये अच्छा होल होता है, मतलब ये पूरा प्रोटेक्टेड होल होता है ताकि इसमें से हर्निया ना हो। बट कभी ये होल बड़ा हो जाता है या तो वहाँ की मसल्स कमजोर हो जाती है, तो शरीर की जो आंतड़ियां हैं वो इस होल से बाहर आने लगती है। ओहो, हाँ। इसको अपन इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। वैसे ही अपनी नाभि होती है। नाभि वो भाग है जिससे बच्चा जब शरीर में रहता है तो उसका जो ब्लड सप्लाई है वो इस नाभि से प्लेसेंटा के थ्रू आता है। जो नाभि का हर्निया होता है, नाभि भी एक शरीर का कमजोर भाग है। नाभि वो जगह है जहाँ से बच्चा मदर के प्लेसेंटा को जब बनता है तो अटैच होता है जी। और जब बच्चा हो जाता है तो फिर वो कॉर्ड निकल जाती है और वहाँ नाभि होती है। तो नाभि में एज सच कोई मसल नहीं होती है, न कोई बहुत टफ लेयर होता है। तो इसके कारण जब आदमी अगर मोटा होता है, या तो फीमेल्स जिनके मसल्स बहुत कमजोर होते हैं, उनको नाभि का हर्निया होता है। तो ये 2-3 जो है, जैसे अम्बिलिकल हर्निया हो गया या इंग्वाइनल हर्निया हो गया, ये शरीर के ही भाग जो है जो कमजोर है उसमें से होता है। सर, व्हाट आर द कॉजेस, क्या कारण हो सकते हैं? बिकॉज जैसे सुनने में आया कि कोई हम ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर बॉडी के पोर्शन पे ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा, तो अब हम फिर से आते हैं कि टायर और ट्यूब के एग्जाम्पल पे। ठीक है। तो टायर जो परत होती है, अगर वो परत घस जाती है या कमजोर हो जाती है जब वो ट्यूब बाहर आता है, उसी तरह जैसे हमारी जो परत है, शरीर के जो मसल्स है, अगर वो वीक होते हैं या उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो फिर उसमें से हर्निया हो सकता है। अच्छा। अब आप ले लीजिए ओबेसिटी में ये होता है कि फैट मसल्स के बीच में जमा होना शुरू हो जाता है। इसके कारण मसल्स वीक हो जाते हैं, तो उसमें से हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे ही जैसे टायर चलते चलते घिस जाता है, वैसे ही शरीर के जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे मसल्स नाजुक हो जाते हैं, तो फिर एक एज के बाद हर्निया होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर टायर को कोई पत्थर लग जाता है या फिर कुछ हो जाता है तो फट जाता है। वैसे ही अगर ऑपरेशन कोई करता है अपने शरीर पे तो वो भाग कमजोर हो सकता है। अच्छा। और फिर उसमें से हर्निया हो सकता है। ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि लोगों में कंसेप्ट है कि अगर वो ऑपरेशन के बाद अगर हर्निया हुआ तो वो प्रीवियस डॉक्टर को कहना चाहते हैं कि शायद उन्होंने टाके बराबर नहीं लगाए होंगे या शायद टाके बराबर नहीं लगाए होंगे या टाके कमजोर हो गए होंगे, इसीलिए हर्निया। तो ये कहाँ तक मिथ है? ये मिथ है। हाँ। बेसिकली हर्निया टाके बराबर नहीं लगाने से नहीं होता है। अगर टाके बराबर नहीं लगाए तो हर्निया उसी हफ्ते में या ऑपरेशन के 1-8 महीने में हो जाना चाहिए। बेसिकली एज के साथ या फिर आपका जो बनाव है, शरीर का बनावट है या शरीर के मसल्स है जो वीक होंगे, जिसके कारण वो टाके होल्ड नहीं कर पाए, इसके कारण फिर बाद में वो हर्निया होता है जी। तो ये मिथ जरूर लोगों ने अपने मन से निकाल लेना चाहिए कि शायद टाके बराबर नहीं होंगे या इस वजह से हर्निया हुआ होगा जी। दूसरा चांसेस है कि अगर जो ऑपरेशन हुआ उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है ना, कई बार घाव से पस होता है, तो उस वक्त हीलिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। और ऐसे पेशेंट्स को इंसिजनल हर्निया जिसको हम बोलते हैं, मतलब ऑपरेशन के बाद हर्निया जो होता है, इसको इंसिजनल हर्निया बोलते हैं क्योंकि अपने इंसाइज किया होता है, तो ये इन्फेक्शन के बाद बढ़ जाते हैं जी जी। तो इस प्रकार ये कुछ हर्निया होते हैं। जैसे इंग्वाइनल हर्निया मैंने बता दिया है, जो मेल्स में बहुत कॉमन है, जांग में होता है, टेस्टिस जहाँ से आती है। अम्बिलिकल हर्निया हो गया जो नाभि से होता है जी। दूसरा ये इंसिजनल हर्निया होता है जो पस या कहीं ऑपरेशन किया हो जहाँ से हर्निया होता है उसको अपन इंसिजनल हर्निया कहते हैं। ये 3-4 हर्निया
कॉमन कॉमन है। सर क्या जैसे जिम कोई जाता है और कुछ ज़्यादा ही वर्कआउट कर लेता तो उससे भी ये सब पॉसिबल है ऐसे घसने? बिल्कुल, क्योंकि शरीर के ऊपर हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं या मसल्स पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। हाँ। और जो अपना नेचुरल होल्स है, जैसे मैंने बताया अम्बिलिकल या फिर इंग्वाइनल, इस पे जोर आने से हर्निया हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर जिम वाले को हर्निया होगा, बट चांसेस हो सकते हैं जिनके मसल्स वीक हो। जैसे सर कुछ बीमारियां उसके साइन सिम्टम्स पता चल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट का कोई एलिमेंट है तो पसीना आना एंड ऑल दैट, तो एक इंडिकेशन देता है कि शायद हो सकता है। तो वैसे ये हर्निया के क्या कोई सिम्टम्स? जैसे अब हर्निया के साइंस एंड सिम्टम्स है, एक तो आपको स्वेलिंग आएंगी, उस जगह पे सूजन आएंगी। जैसे अगर आपकी जांघ में सूजन आती है टेस्टिस के ऊपर, या अम्बिलिकस के ऊपर सूजन आती है, या तो जहाँ पे ऑपरेशन हुआ उसके तरफ एक सूजन आती है, तो एक अपना सस्पिशन जाना चाहिए कि मुझे हर्निया है। दूसरा एक इसकी डायग्नोस्टिक ये होता है कि अगर ये सूजन दबाने से दब जाती है या लेटने से कम हो जाती है तो फिर ये हर्निया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, है ना? तो जो सूजन आती है और फिर चले जाती है, दबाने से चले जाती है या लेटने से चले जाती है, तो ये हर्निया होने के चांसेस। जी सर, जिस प्रकार से जैसे बीपी की शिकायतें या हार्ट की शिकायतें एक पर्टिकुलर एज यानी 40 के बाद 50 के बाद ये सब स्टार्ट हो जाते हैं बिल्कुल एलिमेंट्स, तो उसी प्रकार ये जो हर्निया है इसका भी कोई एक एज फैक्टर होता है कि इस उम्र में ज़्यादा पाई जाती है, उस उम्र में ज़्यादा पाई जाती है? हर्निया पाए तो एक दिन के बच्चे से लेके तो 100 साल के बच्चे तक, 100 साल की उम्र तक होगा। मतलब एक दिन के बच्चे को भी हर्निया हो सकता है। मतलब वो बनावटी में जैसे बताया कि टेस्टिस नीचे आती है तो हो सकता है उसके साथ आंतड़ी भी नीचे आ जाए। और 100 साल का उम्र है उनको भी हर्निया हो सकता है। लेकिन जो कॉमन है वो 30 to 50 ईयर्स में बहुत कॉमन है, क्योंकि ये एज होती है जब आदमी बहुत ज्यादा काम करता है, स्ट्रेस उसके लाइफ में ज्यादा रहता है, मतलब स्ट्रेसफुल वर्क बहुत ज्यादा रहता है, तो ये एज में वो बहुत ज्यादा कॉमन। सो कैन वी कंक्लूड सर कि 50 को पार कर गए अगर कोई तो भाई चांसेस कम हो जाते हैं, डिमिनिश हो जाता है, बिकॉज उसकी एक्टिविटीज भी उस हिसाब से कम हो जाती है। हाँ, एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन एज के साथ मसल्स भी वीक होती है, तो उनके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्या ये इनहेरिटेड है सर? इनहेरिटेड हो सकता है हर्निया, बिल्कुल। मतलब हर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जिनको हर्निया उनके हर बच्चे को हर्निया होगा, लेकिन हो सकता है। मतलब वो जीन तो वैसा रहेगा। जी जी। कोई स्टेजेस होते हैं जैसे कैंसर के स्टेजेस है, वैसे हर्निया के कोई स्टेजेस? एग्जैक्टली अपन हम इसको स्टेजेस ही समझ के चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक हर्निया जो दबा के कम हो जाता है, इसको हम रिड्यूसिबल हर्निया बोलेंगे। मतलब ये कम हो जाता है इसलिए रिड्यूसिबल। तो ये हर्निया में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है। जब बाहर आता है तब थोड़ा पेन होता है, फिर हम दबा देंगे चले जाएगा अंदर, फिर पेन नहीं होगा। इसके एडवांस स्टेज होती है इरिड्यूसिबल हर्निया, मतलब वो बाहर आ जाएगा, अब वो अंदर नहीं जाएगा, लैप्स हो गए। हाँ, मतलब वो आके बाहर रुक गया है। तो आप दबाएंगे तो भी दबेगा नहीं, वो अंदर नहीं जाएगा, इसको इरिड्यूसिबल हर्निया बोलते हैं। और कभी अगर अपन वजन बहुत ज्यादा उठाते हैं, बहुत जम के खांसते हैं, तो एकदम बहुत सारी आंतड़ी या वो मोमेंटम करके वो बाहर आ जाता है, फैट जो शरीर का है, और इस वक्त बहुत ज्यादा पेन होता है। इसको हम बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, यानी इसमें बाहर आने के बाद अब वो अंदर नहीं जा रहा है और अपने को पेन हो रहा है। मतलब क्या होता है कि जैसे आप फांसी लगाते हैं, तो इसमें आंतड़ी को या वो फैट को फांसी लग जाती है। होल छोटा है लेकिन उसमें से आंतड़ी ज्यादा बाहर आ गई, तो उसका जो ब्लड सप्लाई वो दबने लगता है और धीरे धीरे उसमें गैंग्रीन या इस्चीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो और फिर ये ऑब्स्ट्रक्टेड, अगर ये आंतड़ी आती है बाहर तो इसको ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया बोलते हैं। इसमें पेशेंट को उल्टी होंगी, बहुत उल्टी होंगी, पेट में सूजन आ जाएगा, पेट फूलने लगेगा, और ये इमरजेंसी होती है। और अगर इसका अपन ने तुरंत इलाज नहीं किए तो वो जो आंतड़ी बाहर आती है ये सड़ने लगती है, क्योंकि उसका ब्लड सप्लाई रुक जाता है। तो इसको स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया बोलते हैं। अच्छा। और ये डायर इमरजेंसी रहती है, इसका तुरंत 3-4 घंटे के अंदर ऑपरेशन हो जाना चाहिए, नहीं तो लाइफ को रिस्क हो। क्या कॉम्प्लिकेशंस और भी डेवलप हो सकते हैं सर? एक तो आपने बता दिया इसका अलावा, इसमें जैसे आपने कहा क्या ये एक इमरजेंसी केस है ये? हाँ, जैसे अभी अगर ये ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया हो गया है, मतलब बाहर आके आंतड़ी फंस गई है और उल्टी चालू हो गई है, तो ये इमरजेंसी है। अगर आपने 3-4 घंटे में ऑपरेशन नहीं करते हैं, उसको रिलीज नहीं करते हैं, तो फिर वो सड़ने लगती है, जो कि स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया हो जाता है। और ये शरीर के लिए या फिर उस मरीज के लिए धोखादायक हो सकता है, क्योंकि फिर इसमें आंतड़ी काट के जोड़ना पड़ता है, बहुत बड़ा ऑपरेशन हो जाता है। तो इसको अवॉइड करना चाहिए, और जब भी आपको हर्निया है
तो तुरंत पहली प्रायोरिटी लेके इसका ऑपरेशन करवा लेना। सर जैसे किसी को डायबिटीज़ है तो पता चलता है कि इसको डायबिटीज़ है इसलिए इसको शुगर इंटेक कम करनी है, वो उसको कुछ मालूम रहता है एडवांस स्टेज में, लेकिन इसके लिए पता ही नहीं रहता कि उसका एब्डोमेन से कब वो फुल के स्वेल होकर बाहर आ जाए। तो क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे जिससे कि हम इस बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से बच सकें? जिसको एक बार पता चल जाता है अगर हर्निया है तो उसने खांसी जम के नहीं करना चाहिए। अच्छा। उसने वजन नहीं उठाना चाहिए और उसने कोई भी ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए जिससे पेट का प्रेशर बढ़ता हो, जैसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए या फिर मोशंस के वक्त बहुत ज्यादा दम नहीं लगाना चाहिए। और अगर उसको अस्थमा है तो उसको कंट्रोल में करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों से उसका हर्निया बढ़ते जाएगा और कभी ये कॉम्प्लिकेशन। तो मतलब प्रिवेंशन इज बेटर। जी। इसमें सर टेस्ट जो कैरी आउट करते हैं आप लोग, तो किस किस्म के टेस्ट कैरी आउट करते हैं आप लोग? हर्निया बेसिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसके लिए कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सूजन दिखती है आंखों से, वो डॉक्टर देख सकता है कि ये सूजन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, खांसने से बढ़ रही है कि नहीं, उस पे से ये डायग्नोसिस क्लियर हो जाएगा कि ये हर्निया है कि नहीं। हालांकि कोई टेस्ट की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आज के एटमॉस्फेयर में इंश्योरेंस के जो क्लेम्स होते हैं उसके लिए कुछ टेस्ट जैसे सोनोग्राफी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है कि हम जिसका ऑपरेशन कर रहे हैं उसको हर्निया है कि नहीं। एक चीज ये हो गई। और दूसरा जो इंसिजनल हर्निया मैंने जो बताया है कि जो पुराना ऑपरेशन हुआ है उसमें से अगर हर्निया हो रहा है, इसमें सीटी स्कैन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हमको साइज पता लगाना बहुत जरूरी है कि डिफेक्ट का साइज कितना है। उस हिसाब से हम उसकी जाली या जो मेश लगती है वो डिसाइड कर सकते हैं। 1 छेद है, 2 छेद है, 4 छेद है, वो हमको पता चलता है। उस हिसाब से हम ऑपरेशन प्लान कर सकते हैं जी। तो पर्टिकुलरली इंसिजनल हर्निया में सीटी स्कैन जरूरी है। ये तो टेस्ट की बात हो गई सर। तो अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो किस किस्म का ट्रीटमेंट आप जनरली प्रेफर, क्योंकि आमतौर पर देखा गया कि एक सर्जरी एडवाइस की जाती है। हर्निया एक ऐसी बीमारी है जिसका एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन। तो चाहे आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, आयुर्वेदिक ले लीजिए, होम्योपैथी ले लीजिए, कोई भी फील्ड ले लीजिए, हर्निया का एक ही इलाज है सर्जरी। तो हर्निया के लिए सर्जरी बहुत जरूरी है और पहली प्रायोरिटी पे ये हमने करा लेना चाहिए। क्या नए टेक्निक्स डेवलप हुए सर इन दिनों एज कम्पेयर टू सम डिकेड बैक? पहले जो हर्निया है, इसका हर्निया का जो ऑपरेशन होता है, पहले ओपन ऑपरेशन होता था, मतलब चीरा लगा के ऑपरेशन होता था, और जहाँ पे डिफेक्ट है वहाँ पे कुछ टाके लगाए जाते थे या वहाँ की मसल्स को पास में लाके सिल दिया जाता था। ये पुराना काफी सालों तक ये चलते रहा, इसको बेसिनीज रिपेयर कहते थे, और ये करीब मुझे लगता है 40-50 साल तक के ये रिपेयर चला है। अच्छा। जो जिसके रिजल्ट थे मतलब टाइम टेस्टेड है। टेस्टेड है, बट उसमें काफी परसेंटेज पेशेंट्स को रिकरेंस होने लगा। जैसे मैंने बताया कि मसल्स अगर वीक हो गई तो रिकरेंस होता था, तो जिसका डिफेक्ट बड़ा है उसके मसल्स अगर बहुत पास में लाते हैं तो टेंशन आता था, तो वो रिपेयर को हम बोलते थे टेंशन रिपेयर। और अब जो रिपेयर आने लगे वो टेंशन फ्री हो गए। तो इसमें क्या करते हैं कि मसल्स को पास में नहीं लाते हुए वहाँ पे एक जाली डाल देती है जिसे हमें मेश कहते हैं। तो ये जाली डालने के बाद ये जाली धीरे धीरे वहाँ पर एक फाइब्रस टिश्यू बना लेती है। ये जाली के ऊपर सेल्स ग्रो होती है। बायोप्रोस्थेटिक है? हाँ, बायोप्रोस्थेटिक है, मतलब शरीर उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ। तो धीरे धीरे इसके ऊपर सेल्स बन जाते हैं और एक नई टिश्यू बन जाती है। तो जहाँ भी डिफेक्ट है वहाँ एक नई तो टेंशन फैक्टर नहीं रहता। तो टेंशन फैक्टर नहीं रहता है, तो ये टेंशन फ्री रिपेयर हो गया। तो आज के जमाने में हर हर्निया का ऑपरेशन टेंशन फ्री होता है, मतलब हर हर्निया के ऑपरेशन में जाली लगाना जरूरी हो गया है। तो टेंशन फ्री मेश रिपेयर इज द लेटेस्ट टेक्निक। अब जैसे जैसे वक्त बढ़ा, पहले ये जो मेश लगाते थे हम, ये भी ओपन करके लगाते थे। अब मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का जमाना आ गया है, जिसमें दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, जिससे आम नागरिक या आम पेशेंट जो है उसे लेजर कहता है। तो हमें लेजर से हर्निया का ऑपरेशन कराना है, जिसे लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पहले हम बड़ा चीरा लगाते थे, अब ये दूरबीन के छोटे छोटे 10 mm या 5 mm के 2-3 चीरे लगते हैं और इसमें से ये ऑपरेशन हो जाता है। तो पेशेंट तुरंत एक दिन में घर को जा सकता है, जैसे सवेरे ऑपरेशन किया रात को या दूसरे दिन सवेरे घर को जा सकता है। ये एकदम पेनलेस रिपेयर होता है, शरीर पे कोई निशान नहीं दिखता है, इसके ये एडवांटेजेस हैं।
और ये पर्टिकुलरली जो इंसिजनल हर्निया है उसमें बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि पहले ही एक ऑपरेशन हो चुका है, उस पर अगर आप फिर से चीरा देके ऑपरेशन करोगे तो और बड़ा ऑपरेशन हो जाता है, पेशेंट को काफ़ी तकलीफ होती है। तो इसमें पर्टिकुलरली इंसिजनल हर्निया में लैप्रोस्कोपिक रिपेयर, जिसे हम आईपॉम भी कहते हैं, बहुत ही लाभदायक है। सर देर आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, तो उसी प्रकार आपने एडवांटेज तो बता दिया, नए टेक्निक्स के बारे में बता दिया, लेकिन इसमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हो जाते हैं अगर हम सर्जरी करते हैं तो, बिकॉज दैट्स द ओनली वे आउट। सर्जरी इज फॉर हर्निया सर्जरी इज द सेफेस्ट सर्जरी। रिस्क नहीं है, रिस्क बिल्कुल नहीं है, पेशेंट पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट को बाकी भी चीज़ें जैसे हार्ट है, डायबिटीज़ है या कार्डियक प्रॉब्लम्स है तो थोड़ा रिस्क उसके कारण बढ़ता है, बट हर्निया एज सच इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी। हाँ, अब जो नए टेक्निक आ गए जैसे लैप्रोस्कोपिक रिपेयर्स आ गए हैं, उसमें थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है अगर सर्जन इनएक्सपीरियंस रहा, कभी आंतड़ियों को इंजरी हो सकती है, बट इट इज़ वेरी रेयर। अब क्योंकि टेक्निक आके भी ये जमाना हो गया है, मतलब करीब 10-15-20 साल हो गए। अच्छा। तो ऑलमोस्ट ऑल सर्जन अब ट्रेंड हो गए हैं, नई चीज़ें आ गई है, नए लेंसेस आ गए हैं, ताकि जिसके कारण सब कुछ अच्छा दिखे, तो अब वो भी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई। सर आपके सामने कुछ मेश रखा है, हाँ तो ये मेश आप जो बात कर रहे थे वही मेश है या उसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं? तो जालियां भी कई प्रकार की होती है। मैं एक जो लोगों के मन में भ्रम है, तो पहले भी था कि हमको इंडियन जाली लगाना है, इम्पोर्टेड जाली लगाना है, ये बहुत चलता था कि समझो कोई अच्छा पेशेंट आता था, बोला मुझे इम्पोर्टेड जाली लगाना है। तो पहले आता था, पहले इम्पोर्टेड जाली भी होती थी, इंडियन भी जाली भी होती थी, इम्पोर्टेड थोड़ी महंगी होती थी, बट टू बी वेरी फ्रैंक अब ऐसा कोई फर्क रहा नहीं है। जाली जाली होती है। जो सादे इंग्वाइनल हर्निया में जो जाली लगाना है उसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है। उसमें बहुत सारे विशेष जालियां भी आई थी, कुछ फ्लावर शेप की आई थी, कुछ प्लग शेप की आई थी, बट अब उसका कुछ रिलेवेंस नहीं रहा। एक सादी इंडियन जाली भी आप अगर लगाते हैं तो उसका रिजल्ट एक ही रहेगा जो आप महंगी जालियों से लगाएंगे। तो वो जाली की फैंसी इसमें मुझे नहीं लगता पेशेंट ने जाना चाहिए या पेशेंट ने डॉक्टर को क्वेश्चन करना चाहिए। वो पेशेंट का ही नुकसान है, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। राइट, ठीक है। अब उसमें और एक दो प्रकार की जाली आती है, जैसे लाइट वेट जाली या थोड़ी हैवी वेट जाली। तो आजकल सब लोग लाइट वेट जाली यूज करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज इट मेड ऑफ सर, किस चीज की बनी हुई जाली? ये पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल बोलते हैं। हाँ। उसकी बनती है, जैसे आपके मच्छरदानी बनती है ना, हाँ। उसी टाइप का एक मटेरियल होता है। हाँ। लेकिन ये स्टेराइल होता है। इसको एक वेट और टेंशन देके शरीर के साथ बनाया जाता है, मतलब शरीर में वो समा जाए, इस प्रकार बनाया जाता है। अब ये रहा कि सादी जालियों की बात रही जो इंग्वाइनल हर्निया में यूज होती है। अगर आप हाई टेक्निक में जाते हैं, जैसे लैप्रोस्कोपिक टेक्निक में जाते हैं, तो इसमें जालियां बहुत अलग अलग प्रकार की आती है और ये जालियां भी महंगी होती हैं। तो अब आप अगर इंग्वाइनल हर्निया का रहते जो मेल्स में जो कॉमन है, इसमें एक 3D मेश करके आती है जो इस प्रकार की होती है ना, ये 3D मेश है, ये 3D प्रकार की ऐसी फोल्डेड होती है। तो ये जाली जाते बराबर वहाँ चिपक जाती है या वो वहाँ पे समा जाती है, जहाँ पे डिफेक्ट है बराबर जो 3 डायमेंशन व्यू में उसको कवर कर लेती है। हाँ। तो ये बहुत ही आसानी होती है लगाने में, पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं होता है, वहाँ जाके अपनी लग जाती है। तो इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इसके एडवांटेजेस भी है। और जो भी इंग्वाइनल हर्निया लैप्रोस्कोपी जाते हैं वो जरूर थोड़े एडवांस जाली के लिए जाना चाहिए। हाउ मच डज इट कॉस्ट? दिस विल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 10,000 ऑफ दिस साइज। अच्छा, तो साइज से बहुत ज्यादा जाली का ये नहीं बढ़ा है, मतलब एक स्टैंडर्ड साइज ही होता है? स्टैंडर्ड नहीं, इसमें मीडियम भी आता है, लार्ज भी आता है, डिफेक्ट के ऊपर देता है, शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर केस टू केस 7.5 फीट का आदमी, उसको लार्ज जाली लगाएंगे, छोटा यंग है तो उसको स्मॉल जाली लगाएंगे। तो लेकिन साइज से इसका फर्क नहीं गिरता है, कॉस्ट का फर्क नहीं गिरता है जी। तो मीडियम या लार्ज यूजुअली चलती है। और कोई अच्छी मेश लैप्रोस्कोपिक रिपेयर जब आप करवाते हैं, जो कि एक एडवांस टेक्निक है, जिसके लिए पेशेंट ज़्यादा पे भी कर रहा है, तो उसने एक अच्छी जाली यूज करना चाहिए। दूसरा होता है कि इंसिजनल हर्निया जो मैंने बताया, या अम्बिलिकल हर्निया जो मैंने बताया, इसमें अगर अपन ओपन करते हैं तो सादी जाली लगती है। अच्छा, जो इंग्वाइनल हर्निया में जाली लगती है, तो इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। लेकिन वही अगर ये एडवांस टेक्निक के लिए जाते हैं अपन, जैसे लैप्रोस्कोपिक रिपेयर के लिए जाते हैं, तो इसकी विशेष प्रकार की जाली आती है। क्योंकि ओपन ऑपरेशन में जो होता है, हम ये जो जाली है चमड़ी के नीचे या मसल्स में लगाते हैं, जहाँ पे पेशेंट की आंतड़ी उसके कांटेक्ट में नहीं आती है, जो पेशेंट की आंतड़ियाँ होती है उसके कांटेक्ट में नहीं आती है।
जब लैप्रोस्कोपिक रिपेयर करते हैं इंसिजनल हर्निया में या अम्बिलिकल हर्निया में, तो ये जो जाली है ये शरीर के अंदर से लगाते हैं, अंदर की परत से। तो ये जाली के कांटेक्ट में आंतड़ियां, मतलब आप जो पेरिटोनियम बोल रहे थे, हाँ, पेरिटोनियम के नीचे से लगाते हैं। तो ये जाली एक विशेष प्रकार की होती है क्योंकि इसको आंतड़ियां टच होती है। अगर यहाँ सादी जाली लगाएंगे तो आंतड़ियां उस पे चिपक जाएंगी और उसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन करके जो प्रॉब्लम होता है वो होता है। राइट। तो इसके लिए विशेष जाली आती है जिसमें एक भाग जो होता है जो रफ होता है और एक भाग स्मूथ होता है, ताकि आंतड़ियां जब इस पे लगे तो ये चिपके नहीं। अच्छा। और इसके कारण कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो यही साइज की अगर आप सादी जाली लगाते हैं तो वो 5, 7 या 8 हजार की आएंगी। अच्छा। लेकिन ये विशेष प्रकार की अगर जाली हम लगाते हैं तो इसकी कॉस्ट आती है 40 से 50 हजार रुपए। अच्छा, एकदम 3-4 टाइम्स, एकदम 10 टाइम्स कॉस्ट बढ़ जाती है। बट जो भी पेशेंट लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर के लिए जा रहा है, इंसिजनल हर्निया के लिए, उसने यही जाली लगाना चाहिए। क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट, क्वालिटी इम्पोर्टेंट और सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये बहुत सेफ होती है। यहाँ पे आंतड़ी आके चिपकेंगी नहीं, तो कभी आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम जाएगा। तो इसीलिए जब भी अगर लैप्रोस्कोपिक इंसिजनल हर्निया या अम्बिलिकल हर्निया का करते हैं तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। और पेशेंट्स के पास आजकल इंश्योरेंसेस होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी पैसे देने को तैयार है, और जो भी अफोर्ड कर सकता है उस ये जाली अफोर्ड कर सकता है उसी ने ही लैप्रोस्कोपिक रिपेयर कराना चाहिए। ऐसा नहीं होना कि मुझे लैप्रोस्कोपिक रिपेयर करा दो लेकिन आप सस्ती जाली लगा। तो ये आप मतलब पेनी वाइज पाउंड फुलिश हो जाएगा। बिल्कुल जी। आपने टाइम्स बड़ी खूबसूरत अंदाज में समझाया सर। इसके रिकरेंस होने की क्या चांसेस है, जैसे इवन आफ्टर दिस मैश वगैरह लगाने के बाद भी? आज के ज़माने में विद एडवांस टेक्निक, एडवांस इक्विपमेंट्स, with the type of knowledge everybody is having, chances of recurrence are very less, but full proof कुछ भी नहीं है। एक 2 to 5% chances of recurrence है। और ये भी यूजुअली इसलिए होता है कि कभी जाली छोटी लग जाती है, कभी जाली सरक जाती है, इसलिए होता है। सर, आपने मैश के बारे में बताया, बड़ा सुंदर वर्णन किया आपने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैशेस आपके सामने है। लेकिन जब ये आप सर्जरी में चिपकाते हो अंदर बॉडी के अंदर, तो उसके कोई प्रोसीजर या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं? किस किस्म से उसको चिपकाया जाता है? तो जैसे मैंने बताया कि ये जो 3D मैश होती है तो अपने आप जाके वहाँ फिट हो जाती है। ये इंग्वाइनल हर्निया के लिए है। लेकिन जो अम्बिलिकल हर्निया या इंसिजनल हर्निया के लिए जो मैश होती है, ये हम पेरिटोनियम पे लगाते हैं। तो इसको चिपकाने के लिए एक विशेष गन आती है, जिसको हम स्टेपलर बोलते हैं। जैसे अब आपको 2 पेपर पंच करना है तो आप स्टेपलर यूज करते हैं, वैसे ये बायोलॉजिकल स्टेपलर होता है जिसे गन में लगा रहता है। तो ये गन वो दूरबीन के छेद द्वारा अंदर जाती है और फिर ये जाके हम इसको यहाँ पे गन फायर कर देते हैं चारों तरफ। तो इसमें फिर स्प्लिट्स नहीं आएंगे? नहीं, वो बहुत ही छोटे-छोटे माइक्रो होते हैं, माइनर होते हैं, स्प्रिंग टाइप के। तो ये इसको जाके मसल्स में घुस जाती हैं वो छोटे-छोटे, तो उसके कारण वो शरीर में चिपक जाती है। और ये इसे कॉस्ट इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि ये इसको हम जो स्टेपलर या टैकर कहते हैं, ये भी कॉस्टली होता है। करीब एक 17-18 हजार का एक स्टेपलर आता है, जिसमें 30 फायरिंग होती है, 30 फायरिंग। तो एक मैच को यूजुअली 20 से 25 फायरिंग लग जाती है। अच्छा, तो उससे ही चिपकता है जी। सर, एक सुंदर मैसेज आपका ये टॉक शो रहा है, लेकिन फिर भी अगर एक मैसेज को आप वाइंड अप करना चाहोगे तो क्या मैसेज रहेगा? अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगा, विटामिन सी ये जरूर लीजिए, इससे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर डाइट और घर का ताज़ा बना हुआ भोजन इस वक्त जरूरी है, ताकि आपको कोविड के अलावा कोई दूसरी बीमारी ना हो। और कोविड भी अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपको फाइट करने में बहुत बहुत सहायता। सर, एक पूछना था कि व्हाई दिस जून का हर्निया के साथ क्या रिलेशन? जून, देखो, जून जो महीना है ये इंटरनेशनली हर्निया अवेयरनेस मंथ करके कहलाता है। इसे अपन हर्निया अवेयरनेस मंथ करके सेलिब्रेट करते हैं। तो इस मंथ में यूजुअली बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं हर्निया के लेके, लोगों को जागरूक किया जाता है हर्निया क्या होता है, ताकि इसके उससे को उनको कॉम्प्लिकेशन ना हो। बहुत सारे कैंप्स भी होते हैं इस मंथ में, कम पैसों में ऑपरेशन या फिर फ्री में ऑपरेशंस भी होते हैं इस महीने में। तो हर बीमारी के लिए कुछ ना कुछ मंथ बना है या कुछ ना कुछ डे बना है, ताकि उसके उस दिन उसका अवेयरनेस बढ़े, रिलेवेंस रहे, अवेयरनेस बढ़े। तो इस प्रकार जून पूरा हर्निया अवेयरनेस मंथ करके कहलाता है और इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है। और इसीलिए मैंने आज यह टॉपिक चुना है कि लोगों को हर्निया का अवेयरनेस। थैंक यू सो मच सर, लवली मैसेज था ये, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शक जो है इन चीज़ों को फॉलो करेंगे एंड अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस रादर देन इनवाइटेड। थैंक यू सो मच।